हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी क्लास 8 का जो हिंदी आपका भाषा भाती जो दिया है ना, इसका चैप्टर नंबर 17 आपको दिया यानी पाठ ये 17 है। कौन-सा रहेगा? 17। इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग 16 देख चुके हैं। इसके का है वसीयतनामे का रहस्य। वसीयतनामे का जो रहस्य दिया गया है, यहाँ पे क्या है शब्दों का अर्थ यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसे आपको क्या है देख कर के मैं बता देता हूँ कि दूरदर्शी का अर्थ होता है कि दूर तक की बातें सोचने वाला। न्याय, न्याय प्रिय न्याय। इसका अर्थ होता है कि इंसाफ चाहने वाला। निष्पक्ष का मतलब है कि बिना भेदभाव के। विवाद का मतलब झगड़ा, जटिल का मतलब कठिन, जायदाद का मतलब संपत्ति, वसीयत का मतलब वसीयत संबंधी लिखित आदेश। चलिए इस तरीके से आप इन्हें लिखिएगा। उसके बाद का संक्षेप वसीयतनामे। वसीयतनामे का जो अर्थ होता है वो आपको इसके बारे में लिखना है प्रिय दोस्तों। कि संपत्ति के बंटवारे का लिखित आदेश वसीयतनामा कहते हैं। यानी संपत्ति के बंटवारे का जो लिखित आदेश होता है उसको हम लोग कहते हैं वसीयतनामे। वसीयतनामा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि गांव का वयो गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध था। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता व न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह झगड़ों और विवादों का निपटारा निष्पक्षता से करता था। वह एक न्यायप्रिय पंच के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध था। इस तरीके से आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब आइए तो प्रिय विद्यार्थी, इसका जो आप लोग हल तो कर ही लीजिएगा। ये जो खोनम का जो उत्तर जो दिया गया है। अब चलिए 3 में क्या है ना कि वसीयत है। देखिए इसका उत्तर हो ही गया था। अब देखिए यहाँ पर गोल में जो हमसे पूछा है कि वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों में बांटने का संकेत था। ये जो हमारा पाठ दिया है वसीयतनामे का रहस्य, इसमें कितने पुत्रों में। तो आइए मैं बताता हूँ कि वसीयतनामे जायदाद में 3 हिस्से कितने उसको, तो 3 हिस्से करके उसे 3 भाइयों यानी कि पुत्रों में बाँट दिया जाए। परंतु उस वसीयतनामे में यह नहीं लिखा था कि किस भाई को पुत्र को हिस्सा ना दिया जाए। इसमें यह नहीं लिखा था, ठीक है? अब चलिए घ में फिर पूछा है कि बँटवारे का अंतिम निर्णय किसने किया? बँटवारे का अंतिम निर्णय जो था, चलिए लिखना है कि बँटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने किया था। किसने दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो आपको लिखना है ना कि बँटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने, ठीक है? अब आइए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर जो फिर पूछा गया है अंगों नंबर में कि राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले, वे कौन थे? वे कौन कौन थे? तो आइए मैं बताता हूँ। लिखना है कि राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले, उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या, ठीक है? अब चलिए 6 नंबर में फिर पूछा है कि पंचों को किस बात की शंका थी? किसकी? तो पंचों को किस बात की शंका? तो उत्तर होगा कि पंचों को इस बात की शंका थी कि वृद्ध किसान के 3 बेटे असली हैं, वे एक छोटा उसका नहीं है। तभी तो उसने अपने जायदाद के 3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी। किसमें? तो वसीयत में। ठीक है? अब चलिए हम लोग 6 नंबर जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि वसीयतनामे में क्या लिखा था? वसीयतनामा जो था दोस्तों, तो उसमें क्या है कि आखिरकार लिखा हुआ क्या था? तो चलिए लिखना है कि वसीयतनामे में 2 बातें लिखी हुई थी। पहले संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बाँट दिया जाए। लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए। दूसरी दूसरी जो पंच इस बात का फैसला करे कि उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। इसी तरीके से प्रिय मित्रों, आपको उत्तर में लिखना है।
फिर देखिएगा यहाँ पे जो पूछा है कि विस्तार में जो आपको कहा गया था बताने के लिए कि झगड़े झगड़े का कारण झगड़े का कारण क्या था? तो आइए इसके बारे में लिखना कि चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार थे 4। तो 3 हिस्से को 4 भाइयों में किस प्रकार विभाजित किया जाए? उन 4 भाइयों में से कोई एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो न्याय हो जाता, परंतु कोई भी अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बुद्धिमान पिता ने इस तरह की वसीयत क्यों लिखी? इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा, इसीलिए बुद्धिमान पिता जो थे वो ऐसा वसीयत लिखे थे। ठीक है? यानी कि हक था 4 लेकिन वो लिखे थे 3 ही। चलिए इसमें भी कुछ रहस्य यानी सीक्रेट होगा तभी वो बुद्धिमान पिता लिखे होंगे, ठीक है? फिर क्या है कि गाँव वालों को वसीयत के बारे में जानकर जानकर आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य तो आइए लिखना है कि गाँव वालों को जब वसीयतनामे के बारे में जानकारी हुई तो उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि वसीयतनामे में जायदाद का बँटवारा 3 हिस्से में किया था, जबकि उस वृद्ध किसान के 4 पुत्र थे। जायदाद का बंटवारा तो चारों पुत्रों में बराबर ही होना चाहिए था। गांव वाले गांव वाले लोग सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इस तरह की वसीयत क्यों लिखी? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य की बात होगी। अतः गांव वासियों ने विवाद को बहुत ही कठिन समझा। इसीलिए उन्होंने उन चारों भाइयों को वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए गाँव में पंचायत बुलाने की सलाह दी थी। क्या चीज़ दोस्तों? पंचायत जब बुलाया जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जब समस्या होता है तो उसका समाधान वहाँ पर कर दिया जाता है पंचायत में। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है प्रिय दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर गौ नंबर फिर पूछा है कि गाँव में वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन-सी 2 बातें पूछी? गाँव में, तो सबसे पहले लिखना है कि गाँव में वृद्ध व्यक्ति ने राजा से 2 बातें बड़ी बड़ी विनम्रता से पूछी। ये दोस्तों लिखा हुआ है पूछी लिखा हुआ है, ठीक है? विनम्रता से पूछी। तो आइए इसके पहला पॉइंट जो आपको लिखना है कि पहला पॉइंट में कि पहली बात यह कि अब वे महल के पास तो देखिए इसका जो उत्तर आपको इस प्रकार से नोट करना है। उसके बाद पूछिए फिर पहला पॉइंट में आपको लिखना है, पहला जो पॉइंट है ना पहली बात यह जब वे महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक युवक मिला था। उस युवक से जब आपके राजा के बारे में पूछा तो उस युवक ने उन्हें बताया कि गांव की वृद्ध व्यक्ति को बताया कि राजा को मरे हुए 3 साल हुए। कितने साल? तो 3 साल, ठीक है? फिर देखिए दूसरा पॉइंट में जो आपको लिखना है कि दूसरी बात यह कि वे दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे तो वह उन्हें एक रूपवती कन्या मिली। उसने कन्या यानी गाँव के वृद्ध व्यक्ति को बताया कि आप यानी राजा अंधे हो गए हैं। उपयुक्त उपयुक्त दोनों की बातें का क्या रहस्य है? इस तरीके से आप इन्हें 2 पॉइंट इनमें लिखिएगा। इतना करने के बाद फिर पूछा कि राजा ने तीनों भाइयों को अलग-अलग ले जाकर क्या कहा था? तो चलिए मैं बताता हूँ कि राजा तीनों भाइयों को अलग-अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देकर कहा कि वह शेष तीनों की हत्या उसकी तलवार से कर सकता है। परंतु परंतु इन इन तीनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे अपने-अपने हिस्से की जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है? अब चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर पूछा है यहाँ पे इसके अंगों में कि क्या क्या तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत थे? देखिए मैं बताता हूँ कि तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वे जमीन जायदाद के लालच में अपने भाइयों की हत्या करनी नहीं चाहते थे। वे अपने इस फैसले पर अडिग थे। वे सभी अपने हिस्से की जायदाद को अपने अन्य भाइयों के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे। उनके अंदर त्याग की भावना उच्च स्तर की थी।
और वे और वे अपने भाइयों को आपस में फलता-फूलता देखना चाहते थे। इस प्रकार से प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को ये जो उत्तर है आप लोग सही-सही तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसके आगे जो पूछा गया है ना कि चौथा भाई राजा राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत हो गया? आखिरकार सोचकर क्या सहमत हुआ? तो उत्तर होगा महाराजा चौथे भाई को किसी एकांत कमरे में ले गए। राजा ने उसे अपनी तलवार दे दी और सलाह दी कि वह अपने शेष तीनों भाइयों को उनकी तलवार से कत्ल कर दे। वह चौथा भाई अपने तीनों भाइयों को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उसने सोच लिया था ऐसा अवसर तो उसे हाथ लगा है कि उसके लिए बहुत ही शुभ है। वह सिर्फ ये दोस्तों एक कहानी जो ये जो थी है ना ये कहानी इसी के तौर पे मैं आपको उत्तर लिखवा रहा हूँ। ये क्या है? ये कहानी है, ठीक है? उसी के हिसाब से मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है? फिर ना कि वह शीघ्र ही धनवान हो जाएगा, अपने भाइयों का कत्ल करके उसे पूरी जायदाद मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त उसका विवाह भी महाराज की सुंदर बहन से हो जाएगा। इस तरह के विचारों को सोचकर चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत हो गया था। कौन? ये चौथा भाई जो था, ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि राजा ने समस्या का निदान राजा जो था वो कहे समस्या का निदान कहे किस प्रकार कैसे किया? तो उत्तर होगा कि धनवान होने तथा राजा की सुंदर बहन के साथ विवाह होने की रंगीन सपने देखते हुए चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया। महाराजा बाहर निकलकर आए, उन्होंने उनके साथियों को पूरी बात बतलाई तथा उन्हें समझा दिया। सभी लोग इस निर्णय से बहुत ही प्रसन्न थे। वे सभी सोचने सोचने लगे कि छोटा भाई अपने पिता को अपने पिता को इस तरह कष्ट देता होगा। इसीलिए ही उन्होंने उनके पिता ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। 3 भाइयों ने अपने-अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान बड़ी चतुराई से कर दिया गया था। ठीक है? अब चलिए प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर क्या है सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। वसीयतनामे के विषय वसीयतनामे के विषय में जानकर पंचों को शक था। क्या है इसमें क्या चीज़ का शक था दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया था लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिया गया है ना कि 3 बेटे असली और 1 बेटे उसका नहीं था, यही वाला सही है। अब देखिए यहाँ पे फिर पूछा गया है कि भाषा अध्ययन। प्रिय मित्रों अब हम लोगों को हल करना है क्या चीज़? भाषा अध्ययन। वसीयतनामे का रहस्य जो इसके अंतर्गत भाषा अध्ययन है ना, तो चलिए यहाँ पे जो कहा गया है कि जायदाद विदेशी शब्द है। इसके स्थान पर मानक हिंदी शब्द संपत्ति होता है। इसी प्रकार इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी शब्द लिखिए। क्या चाहिए? तो हिंदी शब्द आपको कहा गया है लिखने के लिए। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि वसीयतनामे ये जो दिया है इसका हिंदी रूप जो होता है वो वसीयत का मतलब होता है कि संपत्ति का लिखित आदेश, हिस्सा या फिर भाग, हिस्सेदार, हिस्सेदार का अर्थ हुआ कि भागीदार। इस तरीके से आप इनका उत्तर अच्छी प्रकार से सभी का नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? आइए स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि जो दिया गया है ना प्रश्न 2 में कि इस पाठ में आने वाले विभिन्न कारकों के उदाहरण छाट कर लिखिए। विभिन्न कारकों जो दिया है उसको क्या है छाट कर लिखने के लिए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जो आपको इस प्रकार से जो उत्तर लिखना है देखिए यहाँ पे उदाहरण और यहाँ दिया है कारक। तो पहला नंबर जो दिया है ना कि एक एक गांव में इसका जो होगा अधिकरण है। झगड़ों का निपटारा ये संबंध कारक हो जाएगा। फिर देखिए 3 में दिया कि बुद्धिमानी से करता था, करण है इसमें होगा। बेटों से वसीयत वसीयत पढ़ी, भाइयों का झगड़ा ये संबंध, इस विवाद को जटिल समझ कर कर्म कारक है। वहां से एक राहगीर यानी अपादान उसे तलवार देकर संप्रदान। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखना। तो आइएगा दोस्तों प्रश्न 3 में फिर पूछा है ना कि निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण वाक्य
मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य अलग करके लिखिए। इसमें कहा है अलग-अलग करके लिखने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अलग क्या करना है आपको सिर्फ़ ये वाक्य दिया इसके सामने आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा कि ये कैसा वाक्य है? तो ये साधारण वाक्य है। तो देखिए उत्तर में जो आपको लिखना है देखिए को नंबर जो आपको दिया गया है ना, को नंबर वो हमारा एक साधारण वाक्य है। खो नंबर जो आप लोग वाक्य देखिएगा तो आपके जो बुक में दिया गया है वो क्या है संयुक्त वाक्य है। 3 में मिश्र वाक्य मैं सिर्फ़ आप प्रिय विद्यार्थी उत्तर आपको बता रहा हूँ अगर मैं इस प्रकार से कोई विस्तार से बताना चाहूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, ठीक है? इसीलिए गोल में हमारा मिश्र वाक्य इसका उत्तर लिखना है, घ नंबर का भी मिश्र वाक्य, अंगों का साधारण वाक्य और चो नंबर का संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सिर्फ़ आपको उत्तर में ये लिख देना कि यह कौन-सा वाक्य है वो आपको लिखना था। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में फिर पूछा गया है निम्नलिखित शब्द शब्द युग्म है या पुनरुक्त उनके सामने लिखिए, उनके सामने। ये जो कुछ शब्द यहाँ पर दिया गया है ना, तो इसमें क्या है कि कौन निम्नलिखित शब्द युग्म है या फिर पुनरुक्त है। देखिए, को नंबर जो आपको दिया गया ये क्या है? ये हमारा पुनरुक्त है। ये क्या है? पुनरुक्त है। ये क्या है? पुनरुक्त है। इसी तरीके से आपको लिखना था। तो देखिए, गो में भी पुनरुक्त घ हो जाएगा मतलब शब्द युग्म है। घ में क्या है? शब्द और अंगो नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? शब्द युग्म, च शब्द युग्म, छ पुनरुक्त, ज शब्द युग्म है। इसी तरीके से आपको जो ये सब कुछ जो दिया है ना, इसी को आपको लिखना था कि यह कैसा शब्द है। ठीक है? इतना जब आप लोग कर लीजिएगा, फिर पूछा कि पाठ में दिए गए प्रसंग प्रसंग के अनुसार सही जोड़े यानी विशेषण विशेष बनाइए। सही जोड़े का विशेषण और विशेष यानी कि ये जो आपके बुक में दिया गया है, तो इसे मिलाना है आपको तो मैं बता देता हूँ। देखिए, केवल 1 नंबर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 नंबर इसका मिलान करना आपको यहाँ 100 नंबर से महान से, ठीक है? यहाँ पे इसने उत्तर दिया है ना कि 1 का 100 से, 2 का आपको यो से मिलान करना है, 3 का वो से, 4 का ओ से, 5 का रो से और 6 का आपको 2 से मिलान कर लेना है, ठीक है प्रिय मित्रों? अब देखिए उदाहरण की तरह शब्दों के रूप परिवर्तित कीजिए उदाहरण की तरह दुकानें दुकानें, कपड़ा कपड़े, इसी तरह से ये सब कुछ दिया ना, इसका क्या है कि शब्दों के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो आइए, ये जो दिया कि बहन का हो जाएगा बहनें, भाई का भाइयों, इसी प्रकार से युवक का क्या लिखना है आपको? युवक का हो जाएगा युवकों, युवकों, युवक का दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, युवक का युवकों, युवतियाँ, महलों, महलों, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया सपने, मामलों और राहगीरों, बस सही आपको लिखना है। और देखिए प्रश्न 7 में क्या है शिक्षक की सहायता से इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के साथ भिन्न-भिन्न ढंग से पढ़िए। तो क्या है पढ़िए और उनके बोलने से होने वाले अर्थ परिवर्तन को भी समझिए। तो आप इन्हें खुद करिएगा और अपने जो आपके जो क्लासरूम के जो गुरुजी की मदद से आपने स्वयं अभ्यास करिए। इसे मतलब लिखने की आवश्यकता इन्हें नहीं है। तो इसी के साथ आज का हमारा पाठ भी समाप्त होता है।